सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और काफ़ी टाइम बाद हमारे चैनल पे ये वीडियो शूट हो रही है और ये वीडियो आ रही है क्योंकि ऑलमोस्ट 4 से 5 महीने हो चुके हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट नहीं हुई है, चैनल पूरा डेड हो चुका है। क्यों? उसका रीज़न यही है कि स्टडीज़ को अब इन सब चीज़ों में बिजी हो गया एंड देन कंप्लीट हो चुकी है पूरी स्टडीज़, फ्री हुआ हूँ। तो फिर अब इसमें बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि यहाँ पर हम कॉन्वोकेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। अब कॉन्वोकेशन क्या होता है ये तो बात करेंगे, लेकिन कॉन्वोकेशन के बेस पे तुम अपने पेरेंट्स को कैसे बुला सकते हो कनाडा। और एक सबसे बड़ा माइंड में एक डाउट रहता है कि कॉन्वोकेशन के बेस पे क्या किसी को 10 साल का वीज़ा मिलता है, पेरेंट्स को मिल सकता है? तो वो सारा का सारा मिथ है या फिर ये बात सच है, वो सारी सही चीज़ें क्लियर करेंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए तुम्हारे एंड से, पेरेंट्स के एंड से, और प्रोसेसिंग टाइम क्या होने वाला है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो गाइस, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स, मतलब कि कॉन्वोकेशन के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है, वो सारे मैंने यहाँ पर लिख रखा है और स्टेप बाय स्टेप हम बात करेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट तुम अपनी तरफ से कर सकते हो, पेरेंट्स की तरफ से कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप बात करते शुरू करते हैं। कॉन्वोकेशन होता क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्वोकेशन में क्या होता है, जैसे इंडिया में तुम्हारी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी होती है वो कंप्लीट हो जाती है, तो तुम्हारे कॉलेज की तरफ से तुम्हें फेयरवेल दी जाती है कि तुमने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है। तो वो लास्ट एक तरीके से पार्टी होती है, तो उस पार्टी वो यहाँ पर भी होती है, जैसे कॉन्वोकेशन हम यहाँ बोलते हैं। अब उस कॉन्वोकेशन में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वोकेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी, मतलब कि तुम अपने पेरेंट्स को, फैमिली को, रिश्तेदारों को, सबको बुला सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ क्या होता है, उस बेस के ऊपर हम कॉन्वोकेशन में अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं और उस पेरेंट्स में बुलाने की प्रोसेस को, जो इमिग्रेशन में हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हैं, वो सारी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो जाती है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि डॉक्यूमेंट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि तुम्हारे हाथ में होती हैं, ऐसा नहीं है किसी और से लेनी है तुम्हें, और वो सारी चीज़ें ईजिली मिल जाती हैं। तो आज हम उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। यहाँ बुलाना है तो सबसे पहले चाहिए तुम्हें कॉन्वोकेशन लेटर। अभी क्या हुआ था, मैं अभी एक कॉलेज में गया था, कॉनेस्टोगा कॉलेज, जो कि किश्नर में है। तो वहाँ पर कुछ स्टूडेंट से बात करी कि उनका पूरा का पूरा सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं। मैंने उनसे पूछा कॉन्वोकेशन का क्या प्लान है, कैसे मतलब पेरेंट्स को बुलाना है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट जो होते हैं वो यही बोलते हैं कि अभी यार पता नहीं है क्या क्या डॉक्यूमेंट है, एजेंट से बात करेंगे। तो एजेंट से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डॉक्यूमेंट तुम्हारे सारे हाथ में है। तुम खुद से IRCC पे वेबसाइट पे जाके GCK पे अपने पेरेंट्स की सारी डिटेल डालोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और स्टेटमेंट डालोगे, सेविंग्स फंड शो करोगे एंड देन उन्हें वीज़ा मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कॉन्वोकेशन लेटर जो तुम्हें कॉलेज से मिलता है, हर कॉलेज कॉन्वोकेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करता है। जैसे कि मैं लैम्पटन कॉलेज में था, मैंने अपने कॉलेज को मेल किया तो कॉलेज ने बोल दिया हम कोई कॉन्वोकेशन लेटर प्रोवाइड नहीं करते हैं फॉर योर फैमिली, फॉर योर रिलेटिव्स। तो फिर तुम लोगों को खुद से ही लेटर ऑफ इन्विटेशन बना देना है। वो डिटेल तुम्हें प्रोवाइड कर देंगे किस डेट पे है, किस टाइम पे है कॉन्वोकेशन। तो वो लेटर ऑफ इन्विटेशन तुम खुद से बना सकते हो। और अगर तुम्हारा कॉलेज तुम्हें कॉन्वोकेशन लेटर प्रोवाइड करता है तब भी तुम्हें लेटर ऑफ इन्विटेशन बनाना होगा, क्योंकि कॉन्वोकेशन लेटर में सिर्फ यही होता है कि डेट क्या है और किस टाइम पे ये कॉन्वोकेशन होने वाला है। सो गाइस, अब बात करते हैं इनविटेशन लेटर की। कॉन्वोकेशन लेटर अगर तुम्हारे पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुम्हें इनविटेशन लेटर दोनों केस में बनाना है। तो इनविटेशन लेटर क्या होता है, इनविटेशन लेटर में तुम्हें एक IRCC के एक वीज़ा ऑफिसर को तुम्हें ये लिखना है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, उनकी डिटेल्स ऐड करनी है। और फिर होस्ट कौन करने वाला है, वो तुम करने वाले हो, तो फिर अपनी डिटेल डालनी है, एड्रेस डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, सारी डिटेल ऐड करके उसमें वो सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं टेम्पलेट इसका आपको इंडिविजुअली, अगर जिसको रिक्वायर्ड है वो मेरे को मैसेज कर सकता है। इंस्टाग्राम पे मैं ID दे दूंगा, तो फिर उस पर तुम आपको जो भी मतलब कि मैसेज करना, मैं आपको उसमें डॉक्यूमेंट अपनी शेयर कर दूंगा। क्योंकि मैं अभी यहाँ पर अटैच नहीं करने वाला, क्योंकि इस वीडियो में अभी मैंने एडिट नहीं करी है वो फाइल, वो एडिट करनी पड़ेगी क्योंकि उसमें बहुत सारी पर्सनल डिटेल हैं, वो सारी की सारी हाइड करनी पड़ेंगी एंड देन उसको पूरा फॉर्मेट बना के वो आपको मैं इंडिविजुअली पोस्ट कर दूंगा। तो फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पर जाके मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की या फिर कोई भी गाइडेंस की ज़रूरत है, एंड देन आई विल गाइड यू। सो इन्विटेशन लेटर तो ये हो गया जिसमें तुम IRCC वीज़ा ऑफिसर को तुम अपनी एक डिटेल्स देते हो कि मैं यहाँ पर रहता हूँ, इस एड्रेस पे रहता हूँ, डिटेल मेरी ये है और मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं और कब उनकी फ़्लाइट है, कब क्या है, कॉलेज में कॉन्वोकेशन कब है, वो सारी डिटेल तुम्हें वहाँ ऐड करनी है। फिर होस्ट में तुम्हें अपना ये डालना है कि मैं अपने पेरेंट्स को यहाँ पर जब आएंगे मैं अकोमोडेट करने वाला हूँ, तो वो भी चीज़ में ऐड कर देना। तो ये आपका हो गया इन्विटेशन लेटर, वो रेडी हो चुका है। फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आती है तुम्हारी साइड से और कौन सी डॉक्यूमेंट। तो मेरे ये गेटअप को देख के ये मत सोचना बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है या फिर ये जनवरी का महीना होने वाला है, ये कुछ भी नहीं है। अप्रैल का महीना चल रहा है और अप्रैल भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। और सर्दी अचानक से हुई है क्योंकि अभी लास्ट वीक में +30 डिग्री टेम्परेचर था, बहुत गर्मी हो चुकी थी। मैं खुद T-शर्ट में घूम रहा था यहाँ सारे में। तो अभी सडनली यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ने लगी और ठंडा हो गया है। तो
ये मैं सोचना मैं अभी जनवरी में ये शूट कर रहा हूँ, अभी शूट कर रहा हूँ मैं ये वीडियो। सो अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं तुम्हारी साइड से कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि कॉन्वोकेशन पे तुम्हें अपने पेरेंट्स को बुलाना है। तो हमने कॉन्वोकेशन लेटर के ऊपर बात कर ली, इन्विटेशन लेटर के ऊपर बात कर ली। अब हम बात करते हैं तुम्हारी डॉक्यूमेंट्स पे जो हमें अपनी तरफ से ऐड करनी है, क्योंकि तुम अपनी सारी स्टडीज़ कंप्लीट कर चुके हो, तो फिर तुम्हारे पास ट्रांसक्रिप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब तुम अपनी स्टडीज़ कोई भी सेमेस्टर कंप्लीट करते हो तो कॉलेज तुम्हें प्रोवाइड करता है ट्रांसक्रिप्ट, अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, जो कि आपके कॉलेज के पोर्टल पे अपलोड होती है। आप लॉगिन करोगे और वहाँ पर जाके देख सकते हो कि कॉलेज ने ट्रांसक्रिप्ट, हर सेमेस्टर में नई नई ट्रांसक्रिप्ट अपलोड होती जाती हैं। तो वो ट्रांसक्रिप्ट आपको अटैच करनी है, पहली चीज़ सारे सेमेस्टर्स की। उसमें क्या होता है, जीपीए वगैरह सब अटैच होती है, कि हाँ उससे एक प्रूफ हो जाता है ये तुम्हारी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है। फिर हमारी बात आती है पासपोर्ट की। हम यहाँ पर हैं, पासपोर्ट हमें मिल चुका है, पासपोर्ट पे सारी डिटेल जो होती है उसकी फ़ोटो फ्रंट एंड बैक की, एंड देन स्टैम्प जो हो चुका है वीज़ा, स्टडी परमिट का जो वीज़ा तुम्हें मिल चुका है उसकी भी फ़ोटो लगा देना, जस्ट फॉर अ वेरिफिकेशन। फिर आता है लेटर ऑफ एकोमोडेशन और स्टडी परमिट। स्टडी वीज़ा एक अलग चीज़ हो गई जो कि पासपोर्ट होगी, एक स्टडी परमिट जो कि आपको इतना बड़ा एक A4 शीट मिलती है वो भी उसमें अटैच करना है। अब हम बात करते हैं लेटर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेट कौन करने वाला है, यहाँ पर पेरेंट्स आएंगे तो फिर कहाँ होटल में रुकने वाले हैं या फिर तुम्हारे साथ एकोमोडेशन में रुकने वाले हैं, तो उस चीज़ के ऊपर भी हम बात करते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं पेरेंट्स की साइड से जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। पासपोर्ट जो कि पेरेंट्स का होना चाहिए पूरा का पूरा, उसमें डिटेल, डिजिटल फ़ोटो, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पर IRCC ने अपनी वेबसाइट पे साफ कि अगर यहाँ पर तुम्हारा एक इंडिविजुअल आता है 1 महीने के लिए तो उसको कितना मतलब कि अपने फंड्स शो करने हैं अपने सेविंग अकाउंट्स में। सो ऑलमोस्ट $3,000 जो कि 2 लाख हो गया इंडियन रुपीज़ के, तो मैं 2 लाख रुपये अपनी सेविंग में शो करना है कि मैं 1 महीने के लिए आ रहा हूँ, 1 महीने का मेरे पास सारा का सारा फंड है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है तुम्हारा फाइनेंशियल सपोर्टर। तुम बनने वाले हो फाइनेंशियल सपोर्टर या फिर तुम्हारे पेरेंट्स बनने वाले हैं, वो खुद को ही सपोर्ट करने वाले हैं, या फिर तुम्हारा कोई घर में भाई है, बहन है, कोई है इंडिया में, वो सपोर्ट करने वाली है। तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट नहीं, ITR, जो कि ITR चाहिए होती है कि हाँ भाई ये वेल स्टेबल है यहाँ पर इंडिया के अंदर, वो फाइनेंशियल सपोर्ट करने वाला है, तो वो भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में लगा देना, क्योंकि वो जब तुम अप्लाई करोगे ना वो डॉक्यूमेंट मांगेगा। फाइनेंशियल सपोर्टर कौन है, तुम बन रहे हो तो तुम्हें अपने अकाउंट की स्टेटमेंट डालनी है, अगर तुम्हारे घर पे भाई बन रहा है तो उसको डालनी होगी, जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी रीजंस। तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं हमारे फॉर्म्स, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स भी हमें अपलोड करने होते हैं और वैलिडेट करने होते हैं। सबसे पहला फॉर्म होता है IAM 5257। तो ये जो होता है एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा आउटसाइड ऑफ कैनेडा। जब तुम ये अप्लाई करते हो तो तुम्हें ये फॉर्म फिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम आउटसाइड ऑफ कैनेडा हो, इंडिया में से अप्लाई कर रहे हो, तो ये चीज़ें तुम्हें करनी है। चाहे मैं ही क्यों ना कर रहा हूँ, तुम ही क्यों ना कर रहे हो कनाडा में बैठ के, लेकिन तुम पेरेंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, राइट। तो फिर तुम बाहर से मतलब कि पेरेंट्स हैं तुम्हारे इंडिया में, तो उनके बिहाफ पे अप्लाई कर रहे हो, वो है आउटसाइड ऑफ कैनेडा, तो वो चीज़ फॉर्म भरनी पड़ेगी, ठीक है। फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म 56 IAM 5645, ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर सारी फैमिली की इन्फॉर्मेशन आएगी, कितने मेंबर्स हैं, उनके नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या लोकेशन है, क्या चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ आपको उसमें ऐड करनी होगी। एंड देन वैलिडेट करना है। वैलिडेट जब ही करना जब तुम अप्लाई कर रहे हो, उससे पहले कोई भी फॉर्म वैलिडेट मत करना। फिर आता है टेम्परेरी रेजिडेंट आउटसाइड ऑफ कैनेडा वो भी फॉर्म अप्लाई करना है, लेकिन वो फॉर्म जो अप्लाई करना है वो 5257 वाला ही करना है। एप्लीकेशन फॉर विजिटर वीज़ा आउटसाइड ऑफ कैनेडा, वो यहाँ पर भी अपलोड सेम ही डॉक्यूमेंट करनी है, वो आप अपलोड कर देना, पता लग जाएगा, ठीक है। ये सारी डॉक्यूमेंट्स हो गई पेरेंट्स की तरफ से, और ये फॉर्म भी हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्राइस के ऊपर। यहाँ पर प्राइस मतलब कितना होता है, क्योंकि हम जितनी मतलब कि IRCC में हम जितनी भी एप्लीकेशन अटैच करते हैं उसका कोई प्रोसेसिंग अमाउंट होता है, तो वो होता है $185, जिसमें $85 होता है बायोमेट्रिक्स और $100 होता है तुम्हारा एप्लीकेशन चार्जेस। जब तुम ये सब अप्लाई कर देते हो, अब उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो यही है कि जब ये सारी डॉक्यूमेंट हो गए हैं, इसमें एक डॉक्यूमेंट ज़रूर लगाना, जो कि सबसे नीचे जब आप जाते हो ना तो वहाँ पर लिखा है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है, तो उस एडिशनल डॉक्यूमेंट में ट्रैवल इटिनरी डाल देना। क्या होता है, अब जब आपके पेरेंट्स आ रहे हैं 1 महीने के लिए, क्योंकि आप यहाँ पर शो कर रहे हो कि 1 महीने के लिए ही आएंगे, उसके अंदर तुम्हें 1 महीने की पूरी फर्स्ट डे टू डे 30 पूरी की पूरी चीज़ें बतानी है कि वो क्या करने वाले हैं। तुम नायग्रा फॉल जाओगे, तुम CN टावर जाओगे, कॉन्वोकेशन अटेंड करोगे, कोई और से सिटी विजिट करने वाले, वो सारी चीज़ें आप डाल देना। शॉपिंग करने जा रहे हो वो भी डाल देना, जस्ट फॉर अ एडिशनल डॉक्यूमेंट, एडिशनल वेरिफिकेशन कि हाँ भाई ये बंदा 1 महीने के लिए आ रहा है, 1 महीने के ये सारी चीज़ें इसके प्लान है, यहाँ पर कोई फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करने वाला, इधर उधर कहीं नहीं जाने वाला, अपने बच्चों के साथ घूमने वाला है, जो भी करेगा
तो ट्रैवल इटनरी उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जब तुम उसे लगा दोगे ना तो उससे क्या होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम होते हैं। रिफ्यूज़ल तो नहीं होता क्योंकि तुम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो कॉन्वोकेशन के लिए, और कॉन्वोकेशन जो होती है यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ है, इंडिया में नहीं होता है। इंडिया में तो खैर क्या ही होता है, तुम्हारे पेरेंट्स ही वहीं पे होते हैं, वो कभी भी बुलाओ कहीं भी जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, पेरेंट्स को रिफ्यूज़ल का चांसेस बहुत ही कम होता है। मेरे को नहीं लगता कि वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रैवल इटनरी ज़रूर लगा देना। अब प्रोसेसिंग टाइम के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ और बताता हूँ, लेटर ऑफ एकोमोडेशन। अब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, एकोमोडेट करने वाले हो तुम, अब वो लेटर ऑफ एकोमोडेशन कहाँ से आने वाला है, वो तुम्हें खुद से बनाना है। जिस एड्रेस पे तुम रह रहे हो उस लैंडलॉर्ड से। अगर तुम सोच रहे हो कि किसी और होटल में स्टे करने वाले हैं, जो कि बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पर तुम जब स्टे करते हो लॉन्ग टर्म, मतलब कि 1 महीने के लिए, तो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, और वो एक्सपेंस से बचने के लिए तुम अपने यहाँ पर कर सकते हो, अपने लेटर ऑफ एकोमोडेशन डालते हो। मेरे को पता है कि कॉन्वोकेशन में तुम्हारे पेरेंट्स नहीं आने वाले हैं, मेरे भी नहीं आने वाले हैं, लेकिन ये क्या है, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, एक 10 साल का वीज़ा लेने के लिए फ्री में क्या क्या दिक्कत है, वो ले सकते हैं, तुम भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ। आए ना आए वो उनकी मर्ज़ी है, क्योंकि 10 साल के लिए उनको वैलिडिटी है, और वो कभी भी आए उनकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर क्या होता है, लेटर ऑफ एकोमोडेशन के लिए तुम्हें अपने लैंडलॉर्ड से बात करनी होगी। लैंडलॉर्ड क्या बोलेगा कि ठीक है, लेकिन लैंडलॉर्ड तुम्हें एकोमोडेशन लेटर प्रोवाइड नहीं रहेगा, तुम्हें खुद से जाना है, वर्ड फाइल में जाओगे, वहाँ पर लेटर ऑफ एकोमोडेशन खुद से बनाओगे कि मेरा लैंडलॉर्ड का नाम ये है, उसने मुझे अलाउ कर दिया है। तुम उसके बिहाफ पे ही लिख रहे हो, याद रखना, अपने लैंडलॉर्ड का नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर ये तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो सारी चीज़ तुम ऐड कर दोगे, नीचे जाके उसको ओके करके फाइल सेव करके वो भी अप्लाई कर देना, उसमें साइन वाइन की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है एड्रेस। यहाँ पर क्या होता है, जितने भी पोस्टल कोड होते हैं वो रजिस्टर होते हैं तुम्हारे ओनर के नाम पे। IRCC अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करनी जाएगी, वो सीधे पोस्टल एड्रेस डालेगी और वो ओनर्स की सारी डिटेल आएगी, तो वो चीज़ें आपको चाहिए, ठीक है। तो लेटर ऑफ एकोमोडेशन ऐसे बनता है। तो फिर उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत सारे साइन चाहिए। तुम्हारे लैंडलॉर्ड ने बनाया, मैं नहीं अलाउ कर रहा है यहाँ पर रुकने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स को, तू ही यहाँ पर रुक रहा है, वही बड़ी बात है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तुम उसको बताए ना, आने नहीं वाले वो यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तो जब भी बुलाऊंगा जब मैं यहाँ पर वेल सेटल हो जाऊँगा, अपना खुद का एकोमोडेशन होगा, तो ये चीज़ों से आपको एकोमोडेशन लेटर मिल जाएगा और फिर आप अप्लाई कर देना। अब मैं सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ, ये फालतू में ऐसे मैंने कहाँ से रिसर्च करी है, क्या करा है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई है मेरे दिमाग में, तो मैं आपको बताता हूँ। जनवरी में मेरा जैसे ही 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो गया था, मैंने क्या करा, मुझे पता था कि अभी जो प्रोसेसिंग टाइम चल रही है वो बहुत लंबी चल रही है। स्टडी परमिट का 3 महीने, वर्क परमिट का 4 महीने, और तुम्हारा स्पाउसल का तो पूछो मत, बहुत सारा टाइम चल रहा है। तो मैंने सोचा कि यार 3rd सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, कोप स्टार्ट करने से पहले कॉलेज से मेल करके बात कर लेता हूँ। तो कॉलेज से मैंने सारी कॉन्वोकेशन की डिटेल मंगा ली, मतलब कॉन्वोकेशन कब होने वाली है, और ये सारी मैंने चीज़ें अप्लाई कर दी। अब क्या हुआ, मैंने जब ये अप्लाई कर दी, पेरेंट्स की सारी डॉक्यूमेंट लेके सारी फिल करके अप्लाई कर दी, तो विद इन ऑलमोस्ट 1 मंथ, क्योंकि जब अप्लाई करी उसके 2 दिन बाद बायोमेट्रिक कंफर्मेशन लेटर आ गया, बायोमेट्रिक्स हो गई, बायोमेट्रिक्स के बाद उनको 10 दिन के अंदर फाइनल डिसीजन आ गया। सो ऑलमोस्ट 20 दिन में उनका सारा काम हो गया, बायोमेट्रिक्स भी हो गई और ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ गया और स्टैंप होके भी आ गया 20 दिन के अंदर। तो प्रोसेसिंग टाइम है यहाँ पर 20 दिन। क्या है कि कॉन्वोकेशन लेटर जो होता है उसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है IRCC, क्योंकि उसे पता है कि स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी है, वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने वाला है, पेरेंट्स की, क्योंकि ये एक इमोशनल अटैचमेंट है, राइट। तुम अपनी कॉन्वोकेशन कंप्लीट कर रहे हो, स्टडीज़ कंप्लीट कर रहे हो, और फिर पेरेंट्स को तुम यहाँ चाहते हो कि वो देखें मुझे। ऑलमोस्ट 2 साल, बहुत स्टूडेंट जो होते हैं 2 साल तक अपने पेरेंट्स को नहीं देखते हैं, यहाँ पर ही रहते हैं। तो वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और मेरे पेरेंट्स को वीज़ा मिल गया था 20 दिन के अंदर, वो भी 10 साल का। ऐसा नहीं है कि 2 महीने का, 3 महीने का, 10 साल का मिला था। अब पॉइंट टू बी नोटेड, तुम्हारा जो यहाँ पर वीज़ा जो तुम्हें मिलने वाला है 10 साल का, वो किस बेस पे मिलता है, वो सारी डॉक्यूमेंट्स तो तुम अप्लाई कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारा पासपोर्ट ही वैलिड होगा कि तुमने लिया था 2016 में, अब हो गया 2023, अब तुम्हारे पास 2-3 साल का वैलिडिटी बची है तुम्हारे पासपोर्ट की, तो तुम्हें 2-3 साल का ही वीज़ा मिलेगा, 10 साल का नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर कि तुम्हारा पासपोर्ट जो है वो 10 साल के लिए वैलिड हो, जितने टाइम के लिए होगा उतने टाइम का मिलेगा। तो मेरे पेरेंट्स का तो वीज़ा ऐसा था कि पासपोर्ट ये था कि मैंने अभी रिसेंटली अप्लाई किया था, उससे पहले उनका पासपोर्ट आ गया था, 10 साल की वैलिडिटी थी, तो 10 साल का उनको मिल गया। लेकिन अगर तुम्हारा वीज़ा 10 साल का, पासपोर्ट 10 साल का नहीं है, तो फिर तुम्हें वीज़ा भी उसी के हिसाब से मिलेगा। 5 साल का तो 5 साल का, 2 साल का तो 2 साल का, 3 साल का तो 3 साल का मिलेगा। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होगी। और प्रोसेसिंग टाइम मैंने आपको बता दिया है, प्रोसेसिंग टाइम इसमें 20 दिन का है, मोस्टली अब तुम 1 महीना मान लो, ठीक है। और तुम अभी भी अप्लाई कर सकते हो अगर तुम्हारी कॉन्वोकेशन जून में, क्योंकि मेरी जो कॉन्वोकेशन वो तो जून में है, लेकिन मेरे पेरेंट्स आने नहीं वाले हैं, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया। और 100% तुम्हारे पेरेंट्स भी नहीं आएंगे, लेकिन यही है जब तुम यहाँ वेल सेटल होगे तभी बुलाओगे।
तो यही थी आज की वीडियो, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और इसके अलावा अगर तुम लोगों को कोई भी डाउट होता है यहाँ के रिगार्डिंग या फिर ये प्रोसेसिंग में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप मेरे को पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, फॉलो भी कर सकते हो वहाँ पर, और मैं वहाँ पर अपडेट भी ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि अब स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी है, कॉन्वोकेशन कंप्लीट हो चुकी है, अब तुम्हारा भाई वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेगा, तो टाइम हो गया यहाँ पर। सो गाइस, यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो फिर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और अगर कोई भी अगर आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट्स कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फॉर्मेट चाहिए किसी भी चीज़ का, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके पर्सनली मैसेज करोगे और मैं इंडिविजुअली सबको वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, तो उसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और यही थी आज की वीडियो। थैंक यू वेरी मच।